ध्यान देना इधर, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जो हमारा बचा हुआ पार्ट था साइटोकाइनेसिस उसको, ठीक है। कल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बारे में, जिसमें प्रोफेज का अध्ययन किया था, मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और लास्ट में टेलोफेज। मैं क्या बोला था कि प्रत्येक चरण का जो पहला क्या बोलना चाहिए क्रिया रहेगा, ठीक है ना, कोई भी प्रोफेज है या मेटाफेज है तो प्रोफेज का लास्ट, मेटाफेज का क्या होगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इवेंट होगा। ये सब पढ़े थे। अब केंद्रक का क्या हो चुका था, पूरी तरीके से विभाजन हो चुका था। केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात हमको तो 2 कोशिका बनाना है। अभी क्या हो रहा है, एक कोशिका के अंदर कितना केंद्रक आ गया है, 2 केंद्रक, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, कोशिका को पूरी तरीके से 2 भागों में विभाजित करना है। तो अब क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन करेंगे। अब कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखो, कोशिका द्रव्य विभाजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ये 2 तरीके से होता है, जंतुओं में अलग तरीके से होता है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि उतना ज़्यादा इसका क्वेश्चन आता नहीं है। जंतुओं में अलग तरीके से होता है और पादप में अलग तरीके से होता है, क्लियर है ना। जंतु कोशिका जो है, ध्यान समझना, जंतु कोशिका में क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। जंतुओं में होता है ये खांच विधि द्वारा, किसके द्वारा होता है, खांच विधि द्वारा, खांच विधि द्वारा, इसको हम लोग फरो मेथड भी बोलते हैं, फरो मेथड भी बोलते हैं, क्लियर है। और ये कौन से क्रम में होता है, अभिकेंद्री, मतलब केंद्र की ओर, अभिकेंद्री क्रम में, अभिकेंद्री क्रम में होता है, क्लियर है, यानी कि केंद्र की ओर होते जाता है। असल में क्या होता है, जैसे कि ये मान लो मेरा एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या हो गया है, ध्यान से समझना, कोशिका है, कोशिका के अंदर ये यहाँ पास क्या हो गया है, ये डीएनए है, ये केंद्रक विभाजन हो चुका है, ठीक है, ऐसा है कहानी। असल में क्या होता है यहाँ पास, ठीक है, एकदम शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जंतु कोशिका में यहाँ पास मिड बॉडी नामक एक संरचना का निर्माण होता है, क्या नाम से, मिड बॉडी, ठीक है। किसका निर्माण होता है, मिड बॉडी, मिड बॉडी नामक संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो मिड बॉडी होता है, ठीक है, ध्यान से समझना जी, ये जो हमारा क्या होता है, मिड बॉडी होता है यहाँ पास, यहाँ ये जो साइड है ना, यहाँ पास, इधर देखो, इधर इधर, ठीक है, यहाँ पास एक्टिन और मायोसिन के तंतु लगे रहता है। एक्टिन और मायोसिन का तंतु को ये मिड बॉडी जो रहता है खींचता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पास क्या होता है, धीरे धीरे क्या बनते जाएगा, खांच बनते जाएगा, क्या बनते जाएगा, खांच। जैसे ये है ना, तो धीरे से क्या बन गया, एक खांच बन गया, ये देखो ऐसा, क्या बन गया, ये खांच बन गया। फिर धीरे धीरे ये खांच क्या होते जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा, और अंततः क्या हो जाएगा, 2 कोशिकाओं में ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, समझ आया कि नहीं, किसी कुछ दिक्कत है क्या, चलो बताओ, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूँ, मिड बॉडी का निर्माण होता है जंतु कोशिका में। यहाँ पास क्या होता है, ये मिड बॉडी में असल में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, जिसके बारे में हम लोग तुम लोग को सेल चैप्टर में पढ़ाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट ये इकट्ठा होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, मिड बॉडी। अब ये जो मिड बॉडी रहता है, ठीक है ना, परिधि पर स्थित यहाँ पास उपस्थित जो एक्टिन और मायोसिन रहेगा, ठीक है, इस तंतु के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। खींचने के कारण इसमें क्या का निर्माण हो जाता है, खांच का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, खांच का। और जैसे ही खांच का निर्माण होगा, ध्यान से समझना, जैसे ही किसका निर्माण होगा, खांच का, ये पूरी तरीके से 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, देख लो भाई। और इसी कारण इसको चूंकि केंद्र की ओर जाते जा रही, खांच किधर जा रहा है, केंद्र की ओर, इस कारण इसको कौन सा क्रम बोल रहा हूँ मैं, अभिकेंद्री। कौन सा क्रम बोलते हैं, अभिकेंद्री। ये हो गया जंतु कोशिका में किस तरीके से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पादप कोशिका में। पादप कोशिका में होता है कोशिका पट्ट विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, कोशिका पट्ट, कोशिका पट्ट विधि, या इसी को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, सेल प्लेट मेथड। क्या बोल देते हैं, सेल प्लेट मेथड। असल में होता क्या है, ध्यान से समझना, ठीक। मान लो ये जो हमारा पादप कोशिका है, ध्यान देना, ये हमारा क्या है, पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्या है, ऐसा केंद्रक विभाजन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी रहता है, गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है, गोल्जी वेसिकल्स आता है, ठीक है ना। यहाँ पास कौन आता है, गोल्जी वेसिकल्स।
और वो किसके साथ मिलता है, माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। किसके साथ, माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। गोल्जी बॉडी प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक संरचना बनाता है जिसको बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट क्या बना देता है, फ्रैगमोप्लास्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो फ्रैगमोप्लास्ट रहता है, इसमें यदि गोल्जी बॉडी का वेसिकल जुड़ जाए या मेम्ब्रेन जुड़ जाए, वेसिकल मेम्ब्रेन जुड़ जाए, गोल्जी बॉडी का क्या जुड़ जाए, वेसिकल मेम्ब्रेन, तो यही अब कहलाएगा क्या, सेल प्लेट। क्या कहलाता है, सेल प्लेट। तो यहाँ पास किसका निर्माण हो गया, अब सेल प्लेट का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, सेल प्लेट का। ध्यान से समझना, कोशिका पट विधि में क्या होता है, ये जो हमारा पादप कोशिका है, पादप कोशिका के मध्य में गोल्जी बॉडी आता है जो कि कोशिकांग है, और गोल्जी बॉडी जुड़ता है किसके साथ, माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। ठीक है, किसके साथ, माइक्रोट्यूब्यूल, और दोनों मिलकर क्या बनाता है, फ्रैगमोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आता है फ्रैगमोप्लास्ट किस में पाया जाता है करके, पादप में पाया जाता है। क्लियर है। अब ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है, यदि ये गोल्जी बॉडी के वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े, गोल्जी बॉडी के किसके साथ जुड़े, वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ, तो ये क्या कहलाता है, सेल प्लेट। एकदम माइनर पॉइंट है ना ये, इसके साथ यदि जुड़ जाए तो क्या कहला गया, सेल प्लेट। अब यहीं पास ये वेसिकल मान लो किसको निकालना शुरू कर दे, मेम्ब्रेन जुड़ा तब सेल प्लेट कहला। मान लो ये कैल्शियम व मैग्नीशियम को निकालने लग जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, तो यही सेल प्लेट अब क्या कहलाएगा, सेल प्लेट अब क्या कहलाएगा, मिडल लैमिला। क्या कहलाएगा, मिडल लैमिला। नाम सुने होंगे बहुत ज़्यादा, मिडल लैमिला। क्या कहलाता है, मिडल लैमिला। तो असल में अब होता क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है, देखो ये मान लो मेरा पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में ध्यान समझना ना। ठीक, यहाँ पास क्या होगा, एक मिनट रुको, तुमको कैसे बताऊँ। हाँ, ये जैसे ये पादप कोशिका है, थोड़ा राउंड बनाना था, मैं जानबूझकर इस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है ना। अब ये सबसे बाहर में क्या रहता है, सेल वॉल रहता है। क्या रहता है, सेल वॉल। सेल वॉल के बाद क्या रहता है, यहाँ पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। यहाँ तक क्लियर है। असल में होगा क्या, ध्यान से समझना, जब यहाँ पास क्या बनेगा, तुम्हारा सेल प्लेट बनेगा। क्या बनेगा, सेल प्लेट। ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बोला हूँ मैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिडल लैमिला में। तो ये तो मिडल लैमिला में ऐसे कन्वर्ट हो गई पूरा। ठीक है ना। अच्छा, कुछ कुछ ऐसा जगह छूटता है ना यहाँ पास बीच बीच में, कुछ कुछ जगह क्या होता है, ऐसे छूटता है यहाँ पास ऐसे। ठीक है, जहाँ पास से एक कोशिका से दूसरे कोशिका को क्या आपस में कनेक्शन रख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। नाम बस याद रखना, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना, ऐसा कहानी हो गया। तो देखो धीरे से क्या होगा, ये ऐसा प्लाज्मा झिल्ली ऐसे दो भागों में हो गया ऐसा। उसके बाद ये देखो, ये क्या है, सेल वॉल है। क्या क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल ऐसे हो जाएगा, ये देखो हो गया सेल वॉल। क्लियर है। और यहाँ पास बीच में, इन दोनों के बीच में ये क्या है, मिडल लैमिला है। क्या है, मिडल लैमिला। समझ आ रहा है कि नहीं। ये है तुम्हारा सेल वॉल है। ठीक है ना। ये क्या है, तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये यहाँ पास अभी क्या बना है, तुम्हारा मिडल लैमिला बना है, मिडल लैमिला। चूँकि ये कहाँ हो रहा है, केंद्र से किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। केंद्र से कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर। ये इस वाले में, पहले वाले में क्या था, अंदर की ओर जाता था, केंद्र की ओर और विभाजित होता था। और ये कैसे कर रहा है, अंदर से बाहर की ओर। तो इसको हम लोग कौन सा क्रम बोलेंगे, चलो बताओ। इसको हम लोग बोलेंगे, उसको अभिकेंद्री बोले थे, इसको बोलेंगे अपकेंद्री क्रम। कौन से क्रम, अपकेंद्री क्रम। अपकेंद्री क्रम मतलब अंदर से बाहर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और इस तरीके से फिर से तुम्हारा निर्माण हो जाएगा, एक कोशिका से कितना, दो कोशिका। समझ आया कि नहीं। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना। ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस जंतुओं में अलग विधि से होता है, पादप में अलग विधि से। जंतुओं में होता है फरो मेथड से, और पादप में कौन से विधि से होता है, सेल प्लेट मेथड से। फरो मेथड कौन सा रहता है, अभिकेंद्री, केंद्र की ओर होता है। बीच में मिड बॉडी का निर्माण होता है, और एक्टिन और मायोसिन तंतु जो कि परिधि पर स्थित रहते हैं, खांच का निर्माण करते हैं। और खांच धीरे धीरे एक कोशिका को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर देती है। लेकिन पादप में अपकेंद्री क्रम में होता है। ठीक है। गोल्जी वेसिकल्स जो रहता है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलकर फ्रैगमोप्लास्ट बनाता है। वेसिकल मेम्ब्रेन यदि जुड़ जाता है तो वो सेल प्लेट कहलाता है। और सेल प्लेट में कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट यदि मिल जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट यदि मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका मिडल लैमिला। और मिडल लैमिला जो है ये रहता है, ठीक है ना, इसको दो भागों में क्या कर देता है, डिवाइड। मतलब एक कोशिका और दूसरा कोशिका के बीच में क्या रहेगा, हमेशा
मिडल लेमिला, उसके बाद कौन आएगा सेल वॉल, उसके बाद सबसे अंदर में कौन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। यहाँ तक क्लियर है। अभी कोशिकांग अंदर में रहेगा, तो इस तरीके से एक कोशिका से कितना कोशिका बन गया आपका 2 कोशिका, ठीक है। और हाँ यहाँ पास केंद्रक विभाजन हो चुका है ना भाई, ठीक है। ये देखो इसका इसका ऐसा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा बीच बीच में ऐसा कनेक्शन रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। इसी के द्वारा कोशिका आपस में क्या करती है बातचीत करती है, मतलब एक दूसरे को सूचना दे सकती है। ध्यान दो इधर, जल्दी जल्दी करो, जल्दी लिखो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये मेन पॉइंट हो गया, तुम लोग ध्यान दिए रहना, ठीक है, सब मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है कुछ जीवों में, एकदम आईएमपी पॉइंट है और ये भूलना नहीं, कुछ जीवों में क्या होता है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस के बाद देखो कुछ पादप लिख सकते हो या जीव, कुछ पादप में कैरियोकाइनेसिस के बाद, काइनेसिस के बाद क्या नहीं होता जी, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। यदि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ध्यान से समझना, यदि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा मतलब ये एक जो हमारा कोशिका है इसमें कितना केंद्रक हो गया 2, ठीक है। मान लो अब ये और केंद्रक विभाजन कर दे तो बहुत सारा केंद्रक बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक हो गया। यदि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो एक कोशिका में कितना केंद्रक हो गया, एक से अधिक, 2 हो गया ना। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं बहुकेंद्र की स्थिति। तो बहुकेंद्र की बहुत सारा केंद्रक उपस्थित हो जाएगा, बहुकेंद्र की स्थिति आ जाता है। और ये जो बहुकेंद्र की स्थिति है इसको हम लोग बोलते हैं क्या सिनसाइटियम। क्या बोलते हैं सिनसाइटियम। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। इस सिनसाइटियम क्या बोलते हैं सिनसाइटियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सिनसाइटियम एग्जाम्पल में उदाहरण क्या याद रख सकते हो, नारियल का भ्रूणपोष, नारियल का भ्रूणपोष, जो पानी पीते हो ना नारियल पानी वो, ठीक है, नारियल का भ्रूणपोष, ठीक है, भूलना नहीं। क्वेश्चन आएगा सिनसाइटियम किससे कहते हैं, बहुकेंद्र की स्थिति को, जब केंद्रक का विभाजन होता, सॉरी क्या कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन ना, और एग्जाम्पल सबसे आईएमपी नारियल का भ्रूणपोष, जो नारियल पानी रहता है वो, ठीक है। हम लोग किसे खाते हैं, नारियल का भ्रूणपोष को खाते हैं, वही पानी रहता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, वो वाइट एडिबल पार्ट में, समझ रहे हो, धीरे 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 करके। एकदम गीला नारियल रहता है तो उसमें नहीं बना रहता ना, धीरे धीरे करके वो सूखते जाता है, ऐसे होता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो भाई अब देखेंगे लास्ट समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। क्या पढ़ेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, क्या क्या महत्व है, चलो बताते जाओ। समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण ही जीवों का निरंतर वृद्धि हुआ है और क्या हुआ है, विकास हुआ है। एक कोश की जीव से क्या बने हैं, बहुकोश की जीव बने हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। किसी भी जीव का जो परिवर्धन है, किसी भी जीव का परिवर्धन किससे होता है, समसूत्री विभाजन से होता है। किससे हो पाता है, समसूत्री विभाजन से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समसूत्री विभाजन के कारण ही हमारा क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अच्छा जायगोट, ठीक है ना, हम क्या थे, जायगोट थे, ठीक है। स्पर्म और ओवा मिला तो 2n सेल बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट। जायगोट क्या होता है, ध्यान से समझना। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जायगोट जो है, ठीक है ना, द्विकोश की अवस्था है। ये क्या करता है, G1 फेज व कौन सा फेज, G2 फेज, इसको अपसेंट करता है। G1 और G2 फेज को अपसेंट करके साइज वही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, द्विकोश की से बहुकोश की बनते जाएगा। कितना स्टेज तक बनता है, 16 सेल स्टेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉरूला। क्या बोलते हैं, मॉरूला। मॉरूला का निर्माण करता है। 16 सेल स्टेज रहता है, कितना सेल, 16 सेल स्टेज।
ठीक है, साइज उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें 2 कोशिका है और इसमें कितना हो गया 16। मॉरुलेशन प्रक्रिया बोलते हैं, पढ़ोगे। और इसमें जब G1 और G2 फेज क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, तो इसको समसूत्री विभाजन ना बोल करके क्या बोलते हैं जी, विदलन। क्या बोलते हैं, विदलन। भूलना नहीं, विदलन क्या है, जिसमें G1 और G2 फेज क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, स्किप कर देता है। क्लियर है ना, केवल और केवल क्या होता है, एस फेज होता है और सीधा एम फेज होता है। क्लियर है, भूलना नहीं। तो जायगोट से तुम्हारा सीधा क्या हुआ है, एम्ब्रियो का जब निर्माण हुआ है, ठीक है ना, तो ये वाला कहानी चलता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, लिख लिए। चलो और बताओ, समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण ही क्या होता है, कोशिकाओं का मरम्मत होता है। कोशिकाओं का क्या होता है, मरम्मत। जैसे कि हमारा जो त्वचा है उसका एपिडर्मिस है, ठीक है, छिल विल जाता है कई बार, तो भी समसूत्री विभाजन होता है। अच्छा, हमारा जो गट का इंटरलाइनिंग है, समझ रहे हो कि नहीं, आहार नाल का जी, ठीक है, तो इनर लाइनिंग ऑफ गट, ठीक है, यहाँ पास भी क्या होते रहता है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, हमारा जो ब्लड सेल है, ठीक है, तो इन सब को मरम्मत करने का काम कौन करता है, आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कुछ दिक्कत है तो बताओ भाई, ठीक है। पादप में तुम लोग पढ़े होगे एपिकल मेरिस्टेम वगैरह, ठीक है, कार का कैम्बियम वगैरह नाम सुने होंगे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम बता देता हूँ, एपिकल मेरिस्टेम है जिसके कारण पौधे के लंबाई में वृद्धि होता है, और कार का कैम्बियम जिसके कारण क्या होता है, पौधे के मोटाई में वृद्धि होता है, कार का कैम्बियम। इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, और इसी के कारण पादप क्या करते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। इसी के कारण क्या करते हैं पादप, एक एक लाइन एनसीईआरटी का है, हर एक लाइन याद रखना है, जीवन पर्यंत क्या करता है, वृद्धि करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और तुम लोग देख सकते हो समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट लिखा सकते हैं, और बता सकता हूँ जब जीवन फेज आया था तो ये कोशिका है, कोशिका का कोशिका द्रव्य का अनुपात क्या हो गया था, बढ़ गया था। कोशिका द्रव्य का मात्रा बढ़ जाएगा ना, सेल का साइज बढ़ेगा तो जी। तो मान लो यहाँ पास, ध्यान से समझना, यहाँ पास ये हमारा न्यूक्लियस है और ये यहाँ इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसका एक निश्चित अनुपात है, लेकिन जैसे ही मैं क्या किया, N/C का मान, साइटोप्लाज्म का मान क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पास तो केंद्रक उतना ही है ना, ये केंद्रक वही है, यानी कि ये जी। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो। ये एक मेरा कोशिका था जिसमें विभाजन नहीं हुआ था। कौन से फेज में है ये, जीवन फेज। जीवन फेज में जैसे ही आएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद G2S फेज आएगा और G2 फेज आएगा, S फेज आएगा, तो यहाँ पास जो इसका क्या है, न्यूक्लियस है, इसका मात्रा भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब मान लो, ध्यान से समझना ना, अब मेरे को यही अनुपात चाहिए फिर से पुराना जैसा, तो मैं क्या करूँगा, समसूत्री कोशिका विभाजन करूँगा, जिसके कारण ये जो N/C रेशियो है, जो कि क्या हो गया था, अभी बढ़ गया था, वो फिर से 2 भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर के पुराना फॉर्म में आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझो। ये कोशिका है, कोशिका में इसका और इसका निश्चित अनुपात है, मतलब केंद्रकीय पदार्थ का और इसका कोशिका द्रव्य का, दोनों का क्या है, अनुपात एकदम निश्चित है। इसका मान एकदम फिक्स है, इसका मान क्या है, फिक्स है, लेकिन इसमें वृद्धि हुआ तो इसका मान बढ़ गया अपेक्षाकृत, इसका साइटोप्लाज्म का मान क्या हो गया, अपेक्षाकृत बढ़ गया। तो N/C रेशियो क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया। मेरे फिर से ऐसा कहानी चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 बराबर भागों में विभाजित करूँगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ठीक है, N/C रेशियो को, N/C अनुपात को स्थिर रखता है।
स्थिर रखता है। मतलब हर एक कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित। ये काम कौन करता है, आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। क्लियर है कि नहीं, ये लिख लो, जल्दी लिखो। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका कंप्लीट होता है क्या, माइटोसिस। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, मियोसिस, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे और सबसे ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक यही है, मियोसिस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मियोसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये कहाँ होता है, अगुणित कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, अगुणित कोशिकाओं में। अगुणित कोशिका में संपन्न होता है। और वो समसूत्री विभाजन कहाँ होता था, द्विगुणित में। किसमें होता था, द्विगुणित कोशिका में। ठीक है, असल में क्या होता है, अगुणित कोशिकाओं में संपन्न होता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमारा क्या रहेगा, जनन कोशिका। ठीक है, जैसे मेल है तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, किसमें ध्यान से समझना। ठीक है, मेल में जो टेस्टिकल्स रहता है, ठीक है, टेस्टिकल में जो आपका क्या बोलना चाहिए, कौन सा है जी, स्पर्मेटोगोनिया सेल रहता है। ठीक है, उसमें होता है क्या, आपका अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। ठीक है ना। वैसे ही तुम्हारा फीमेल है, उसमें क्या होता है, ऐसा फॉलिकल्स रहता है, फॉलिकल जो रहेगा, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल वगैरह जो बनता है, ठीक है, उसमें निर्माण होता है किसका, आपका ओवा का। तो कौन से प्रोसेस द्वारा होता है, वो आपका मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। ये कितना ज़्यादा एमपी है, इसको मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। देखो, जैसे कि हम जो जीव हैं, जैसे कि ये एक नर है और एक क्या है, मादा। ठीक है, नर को इस तरीके से शो करता है और मादा को इस तरीके से शो करता है। क्लियर है ना। ये नर और मादा का कोशिका है, ये 2n है, ये भी क्या है, 2n है। ध्यान से समझना, ये 2n है और क्या है, 2n है। मान लो मेरे को इससे संतति बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्र का संख्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। और यहाँ पास कैसे कोशिका बनेगा, n और ये n। और ये दोनों फिर से जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, नर और मादा युग्मक क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, तो फिर से जीवों का कौन सी स्थिति आ जाएगा, फिर से 2n। समझ आ रहा है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ होता, 2n से 2n ही बनता, 46 गुणसूत्र से 46 गुणसूत्र ही वाला, तो बनने वाला संतति कितना हो जाता, 92 हो जाता ना। समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन हमको जीवों का गुणसूत्र का संख्या क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो स्थिर रखने के लिए कौन सा आपका कोशिका विभाजन चलता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये समझ आया कि नहीं। तो जो भी लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं, ठीक है ना, लैंगिक जनन करने वाले जो भी जीव हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पहले अगुणित अवस्था को प्राप्त करते हैं। फिर इनमें जब निषेचन होता है, तो निषेचन के पश्चात ये फिर से कौन से अवस्था में आ जाते हैं, द्विगुणित अवस्था में। क्लियर है ना। यानी कि स्पर्म और ओवा, ये दोनों कैसा कोशिका है, NN। समझ आ रहा है नहीं। यानी कि 23 इसमें रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, 23। और ये 23 और ये 23 दोनों मिलकर कितना बना देगा, फिर से 46। समझ आया कि नहीं। 40 गुणसूत्र वो कितना हो गया है, 23। इधर का 46 वो कितना हो गया है, 23। फिर ये दोनों मिलेगा, फिर क्या बनाएगा, 46। और इसी कारण क्या रहता है, जीवों में गुणसूत्र की संख्या सदैव क्या रहती है, स्थिर रहती है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को। ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो, ध्यान देना, जैसे कि हमारा एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका है। कोशिका में हम लोग क्या करते थे, अलग अलग अवस्थाएं बनाते थे। सबसे पहले कौन सा फेज आता था, चलो बताओ, G1 फेज पढ़ते थे, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2, उसके बाद कौन सा फेज पढ़ते थे, M फेज। अब हम लोग क्या करेंगे, M फेज को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक रहेगा M1 फेज, मियोसिस फर्स्ट, और एक रहेगा M सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। क्लियर है ना। अच्छा, दोनों के बीच में जो गैप रहता है, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं,
इंटरकाइनेसिस, दो फेज के बीच में जो गैप रहेगा उसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज नहीं है ये, इंटरकाइनेसिस है, काइनेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना, ठीक है। अच्छा, M1 फेज में भी कितना फेज रहेगा? फिर से मैं आप लोगों को बताया था, फिर से वही 4 फेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। लेकिन जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको कितने उप अवस्थाओं में बांटा जाता है? 5। कितना? 5। याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सबसे पहला दिन चार्ट बनवाया था जी, याद करो। ऐसे देखो, यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5 है, ये पांचों को मिला करके मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोफेज फर्स्ट। क्या है? प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पास मेटाफेज फर्स्ट, फिर क्या आएगा? एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट। उसके बाद नॉर्मल प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, सॉरी एनाफेज और टेलोफेज, ऐसा कहानी रहेगा। क्लियर है ना? यानी कि यहाँ पास केंद्रक का कितने बार विभाजन होगा? 2 बार। कितना बार? 2 बार। ध्यान से देखो, जैसे कि ये 2n है और 2c है, यहाँ पास क्या हो जाएगा? 2n 4c। क्या हो जाएगा? 2n 4c। यहाँ पास भी क्या रहेगा? 2n 4c। क्लियर है? इधर बढ़ता है, याद करो ना, प्लॉइडी वगैरह बताया था ना तुम लोगों को। 2c है अमाउंट ऑफ DNA रे, ये डबल होकर क्या हो गया? 4c। यहाँ पास कुछ डबल वबल होता है क्या? नहीं। अब ये 2n 4c है, ये 2n यहाँ पास जब आएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? वो n, और ये 2c क्या हो जाएगा? 2c। 4c क्या हो जाएगा? सॉरी 2c, n 2c हो गया, n 2c। क्लियर है? अरे वैसे ही रहेगा, फिर ये n 2c ही है। फिर जब, ध्यान समझना, फिर वही उधर से आएगा, एक इधर से जाएगा, फिर जा करके, समझ रहे हो ना, फिर दोनों मिलेगा, तब जा करके फिर से क्या अवस्था आएगा? द्विगुणित 2n वाला कहानी आएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, इतना ज़्यादा एमपी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान दो। G1S और G2, उसके बाद म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड। म्योसिस फर्स्ट में कितने भाग? 4। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये है। उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट में कितना अवस्था? 5। कितना अवस्था? 5। नाम लेते जाना, मैं बोलते जा रहा हूँ। सबसे पहला कौन सा अवस्था आता है? लैप्टोटिन। कौन सा अवस्था आएगा? लैप्टोटिन। दूसरा कौन सा अवस्था? जाइगोटिन। क्या आता है? जाइगोटिन। तीसरा क्या आता है? पैकेटिन। चौथा क्या आता है? डिप्लोटिन। और सबसे लास्ट है डाइकाइनेसिस। क्या आता है? डाइकाइनेसिस। क्लियर है? सबसे पहला क्या बोला हूँ? लैप्टोटिन। दूसरा, तीसरा पैकेटिन, चौथा डिप्लोटिन, पांचवा डाइकाइनेसिस। एक बार और बताना, पहला लैप्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा पैकेटिन, तीसरा डिप्लोटिन और लास्ट डाइकाइनेसिस। क्लियर है? 5 अवस्था हो गया। और बाकी सब तो वैसे ही है, प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ऐसे करके। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। G1S और G2 सब में सेम टू सेम रहेगा। हमको पढ़ना है सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट और उसके बाद मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में ध्यान से समझना, केवल और केवल, ठीक है ना, जो जोड़े बने रहेंगे, 23 जोड़ा रहता है मनुष्य में, जैसे कि, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र है ये ऐसा, तो 23 जोड़ा एक साथ ऐसा जुड़ा रहेगा, तो केवल और केवल गुणसूत्रों का क्या होगा? विलगाव होगा। क्या होगा? विलगाव होगा। ठीक है। पहले यहाँ पास क्या होगा? क्या बोलते हैं? जीन विनिमय वाला कहानी होगा। और ध्यान से समझना, जैसे कि ये एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ऐसा कितना जोड़ा? 23। तो देखो असल में होता क्या है, ध्यान से समझना, एकदम बेसिक जानना है। एक बार हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखो, ये ऐसा है, ऐसा 23 जोड़ा लाइन से ऐसा लगा रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? इधर का कुछ जीन इधर, इधर का कुछ जीन इधर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या हो जाएगा? जीन विनिमय हो जाएगा। क्लियर है ना? अब जीन विनिमय होने के बाद यहाँ पास क्या होगा? विलगाव होगा। ठीक है ना? ये इधर एक साइड चला जाएगा, ध्यान से समझना। ठीक है। देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसा, ठीक। तो इधर एक को खिंचा जाएगा ऐसे, इधर एक चला जाएगा ऐसे, इस तरीके से। क्लियर है? दोनों अलग अलग दिशाओं में क्या हो गए? चले गए। ये इधर चला गया और ये वाला कहाँ चला गया? इधर चला गया, ऐसा आ गया। यहाँ पास क्या बना है? डबल मेटाफेजिक प्लेट बना है। क्या बना है? डबल मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ तक क्लियर है? ये कंप्लीट हो गया क्या? मियोसिस फर्स्ट। उसके बाद अब सेकंड क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पास भी फिर वैसी चारों केंद्रक झिल्ली वगैरह बन जाएगा। वो सब बेसिक पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उतना ज़्यादा दिक्कत जाएगा क्या? अभी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पास तो ये हो गया, ये पहला मियोसिस फर्स्ट हुआ है, जिसमें जीन विनिमय होता है। मेनली क्या होता है?
जीन विनिमय। जब मियोसिस सेकेंड होगा तो ये जो दो क्रोमेटिड मिलकर एक क्रोमोसोम बना है ना, वो फिर से क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, दो भागों में ऐसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये जो ध्यान से समझना, ये कैसे हो जाएगा, एक इधर, तो ध्यान देना, एक इधर, एक इधर, तो एक इधर, एक इधर, तो एक इधर, समझ आ रहा है नहीं? वैसे यहाँ पास एक इधर, एक इधर, एक इधर, 1 2 3 ऐसा हो गया। अब देखो फिर लास्ट में ये देखो, एक कोशिका अलग, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड मिला करके कितना कोशिका बन जाएगा, टोटल 4। कितना बन जाएगा, 4। यहाँ तक समझ आया, कंप्लीट है कि नहीं? तो सबसे पहले वाले में तो केवल और केवल क्या हुआ है, विलगाव हुआ है। ये जो जोड़ा था एक साथ जुड़ा हुआ था, अलग अलग दिशाओं में क्या हो गया, चला गया। असली कहानी पास यानी जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कहाँ पास हुआ है, मियोसिस सेकंड में हुआ है। किसमें हुआ है, मियोसिस सेकंड में। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? एक एक करके शुरू करेंगे, ठीक है? देख लिए रहो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर बना लिए रहो उसको, ठीक है? मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। एक प्रकार से ये रिडक्शनल डिवीजन है। जैसे 46 है जी, तो 46 कितना हो गया, वो 46 था, वो कितने भागों में डिवाइड हो, 23 हो गया ना। मैं तुम लोगों को बताया था ऐसे है, ये देखो, तो टोटल कितना है, 46। लेकिन जैसे ये हुआ तो क्या हो गया, ये एक इधर अलग हो गया और ये वाला क्या हो गया, अलग, तो कमी तो हो गया ना टोटल वो, तो क्या हो गया, एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है ये, रिडक्शनल डिवीजन। कैसा है, एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है। पहले चीज, ये दो चीज़ तो पहले ही याद रखना है तुम लोगों को, अच्छा याद रखना, ठीक है? इसी प्रवस्था में क्या होता है, जीन विनिमय होता है। क्या होता है, जीन विनिमय। और इसी प्रवस्था के कारण ही जीवों में क्या उत्पन्न होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है, ठीक है ना? एक ही जनक से उत्पन्न जो दो संतति है वो आपस में विभिन्न क्यों रहती है, इस जीन विनिमय के कारण। किसके कारण, जीन विनिमय के कारण, क्रॉसिंग ओवर जिसको बोलते हो, ठीक है, इसके कारण रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और एक होता है आपका क्या, आप दूसरा क्या पढ़े थे अभी, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जो है, ठीक है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम दो भागों में क्या हो जाते हैं, विभक्त। और किसका निर्माण करते हैं, क्रोमेटिड का, ठीक है? और ये क्रोमेटिड ही अब क्या है, क्रोमोसोम है। ये वाला कहानी आ जाता है, समझो तो यहाँ पास ध्यान दो, ठीक है? ये मान लो, ध्यान समझना, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया है, ठीक है? अब क्या हुआ, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये देखो, यदि ये 23 है तो इधर भी बनेगा कितना, 23, ये भी कितना बनेगा, 23, ये भी बनेगा 23, ये भी बनेगा 23। लेकिन यहाँ वाले में क्या हुआ था, 46 से डायरेक्ट क्या हुआ था, 23 कम हुआ था। लेकिन इसमें कम हो रहा है क्या, नहीं, जितना है उतना ही। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला तो रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन ये वाला जो है उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है ना? क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। या होमोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं, समान होमोटाइपिक डिवीजन, क्या बोल देते हैं, होमोटाइपिक डिवीजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है? ये हमारा क्या था, कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है। यहाँ पास क्या है, 23 जोड़ा है, ये 23 जोड़ा है, ध्यान समझो, ये 23 जोड़ा है, ऐसा है, 23 जोड़ा है, मतलब टोटल कितना गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र। जब पहली बार मियोसिस क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, बोला हूँ मैं, क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये जो था 23 इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो देखो 23 अलग और ये 23 अलग, तो यहाँ पास क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। 46 से क्या हो गया, 23, ऐसा हो गया, दो कोशिका बना, उसमें क्या हो गया, 23। केंद्रक विभाजन हुआ तो एक केंद्रक में 23 और दूसरे केंद्रक में 23। यहाँ पास एक क्रोमोसोम बराबर कितना क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड है अभी भी। एक क्रोमोसोम बराबर कितना क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, अभी भी वही है। ये एक क्रोमोसोम है जी, ये एक क्रोमोसोम है, कितना क्रोमेटिड है उसमें, 2, तो ये तो एक हो गया, ये 2 कोशिका बन गया है। ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये 2 कोशिका है, 2 कोशिका बोल रहा हूँ सॉरी, 2 केंद्रक बन गया है। एक कोशिका के अंदर कितना केंद्रक बन गया, 2। अब यही वाला में अब फिर से होगा, कहानी चलेगा। ये देखो, ये एक साइड है, अब यहाँ पास क्या होगा, फिर से ये अलग अलग होगा। ये 23 है, ये कितना है, 23,
ठीक है ना। 23 क्या है, क्रोमोसोम है। 23 क्या है, क्रोमोसोम। जब इसमें फिर से विभाजन होगा तो 8 ठोक अलग, फिर 8 ठोक अलग, ये एक अलग, ये एक अलग, तो 23 है तो 23 इधर, 23 इधर, एक से बनेगा। इधर से भी 23 इधर और 23 इधर। तो देखो ये 23 था, 23 से 23 23 ही बन रहा है, 23 से क्या बन रहा है, 23 23 ही बन रहा है। मतलब इसमें क्या गुणसूत्रों की संख्या में कमी आया क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये एक प्रकार का क्या इक्वेशनल डिवीजन है, और वो वाला क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। तो एकदम माइनर पॉइंट रहता है ना, एक होता है क्या आपका रिडक्शनल डिवीजन और एक हो गया क्या आपका इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब इसको मैं क्या बोला हूँ, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड का एक चार्ट बनाया था, याद करो। मैं क्या बोला हूँ, जैसे कि ये जो हमारा मियोसिस है उसको कितने भागों में डिवाइड किए हम लोग, 2 भागों में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो रहता है, ध्यान से समझना, इसमें कितने उपावस्था आएंगे, 4। सबसे पहले आता है प्रोफेज फर्स्ट, क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद क्या आता है, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। उसके क्या बाद क्या आता है, चलो बताओ, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। अब इधर जितना भी फर्स्ट है उसी को क्या बोलोगे, सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड, ऐसा है। प्रोफेज फर्स्ट जो रहता है ये कितने उपावस्थाओं में डिवाइड रहता है, 5। कितना, 5। सबसे पहले आता है क्या, लैप्टोटीन। दूसरा कौन सा अवस्था रहता है आपका, बोला हूं मैं, जायगोटीन। तीसरा कौन सा अवस्था रहेगा, पैकिटीन। इसके बाद कौन सा अवस्था आता है, डिप्लोटीन। और उसके बाद कौन सा अवस्था आएगा, डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये हो गया। असल में हम लोगों को इस चीज को एकदम ज्यादा माइंड में रखना है, ठीक है। कौन सा चीज ध्यान में, ये जो पैकिटीन अवस्था है ये हमारे काम का है जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा। और ये एनाफेज फर्स्ट, कौन सा, एनाफेज फर्स्ट, ये एनाफेज फर्स्ट। दोनों क्यों एमपी है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो दोनों अवस्था रहता है जीव में विभिन्नता उत्पन्न करने में क्या करता है, मदद करता है। ध्यान समझना, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम लोग 2 भाई बहन हो, ठीक है, लेकिन दोनों एकदम सेम टू सेम हो क्या, नहीं। दोनों बहुत सारे गुणों में क्या हो, अलग अलग हो। अपने मम्मी पापा से भी अलग है और दोनों भाई बहन भी आपस में क्या हो, अलग हो। समझ आ रहा है कि नहीं। एक ही जनक से उत्पन्न 2 संतति आपस में क्या होती है, अपने जनक से भी भिन्न और आपस में भी क्या होती है, विभिन्न। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका पहला रीजन रहता है क्या आपका क्रॉसिंग ओवर, जो कि कौन सी अवस्था में होगा, पैकिटीन अवस्था में। किसमें होगा, पैकिटीन अवस्था में। और दूसरा रीजन रहेगा विभिन्नता उत्पन्न होने का स्वतंत्र अपव्यूहन, ठीक है, सेग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम। विलगाव होता है ना जब, तो स्वतंत्र रहता है कि कौन सा गुणसूत्र किसके साथ जाएगा, उसको पूरा मस्त एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। कैसे मनीष, ठीक है, एकदम देख वाला, ठीक है, बताएंगे, ठीक है। पैकिटीन अवस्था और एक आता है क्या आपका एनाफेज फर्स्ट अवस्था। तो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, और इसमें होता है सेग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और इन दोनों के कारण ही, ठीक है, इन दोनों के कारण ही एक ही जनक से उत्पन्न 2 संतति आपस में क्या होती है, अलग अलग, और अपने माता पिता से भी क्या होती है, अलग। तो यहाँ पास लिख देता हूँ, विभिन्नता उत्पन्न करने का कारण यहाँ पास क्या होता होगा, क्या बोला हूँ मैं, सेग्रेशन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। यानी तुम लोगों को जब मैं बताऊंगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तब यही वाला पॉइंट को याद करने बोलूँगा, अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहाँ पास कौन सा अवस्था होता है, वो एनाफेज फर्स्ट में, सेकेंड में नहीं, एनाफेज फर्स्ट में। और यहाँ पास क्या बताऊंगा मैं तुम लोगों को, क्रॉसिंग ओवर। क्या पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर। इसके कारण विभिन्नता उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक जीव में विभिन्नता उत्पन्न कितने कारणों से हो सकता है, 2 कारण से। एक तो स्वतंत्र अपव्यूहन वाला और दूसरा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कौन सा अवस्था में होता है, पैकिटीन। सेग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम कौन सा अवस्था में होता है, एनाफेज फर्स्ट। क्लियर है।
जो मेंडल चच्चा था ना, मेंडल, ठीक है, ये वाला कहानी, एनाफेज फर्स्ट वाला कहानी, जब जेनेटिक्स से चलेगा ना तो इन सब के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सहलग्नता वगैरह जब पढ़ोगे, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद वगैरह सब चीज़, ठीक है, तब ये सब काम आएगा, क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत ज़्यादा, तो इस कारण बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है ये सब अभी टॉपिक। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाऊँ क्या? ठीक है, चलो ये याद हो गया, ये चार्ट बना लिए रहना, ठीक है। अब हम लोग जब कल क्लास करेंगे ना, ठीक है, तो शुरुआत करेंगे कहाँ से? लेप्टोटीन अवस्था से, ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल में मतलब चैप्टर का क्या हो जाएगा? दी एंड। क्लियर है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।